सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को हिंदी में पास होने का जबरदस्त ट्रिक लेकर आया हूं। स्टूडेंट, यदि आप लोग अभी तक कुछ भी पढ़े हो या नहीं पढ़े स्टूडेंट, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल मैं आप सभी को जो भी यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से स्टूडेंट आप लोग 18 फरवरी को हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आप सभी को हिंदी में पास होने का ट्रिक बिना पढ़े बिना याद किए केवल ट्रिक से, अब मैं यहाँ पर आप सभी को जो भी ट्रिक बताने वाला हूँ, इस ट्रिक के माध्यम से स्टूडेंट 100% गारंटी है कि टीचर खुश होकर आप सभी को पूरा मार्क्स देगा। और स्टूडेंट, आप लोग इस ट्रिक का यदि फॉलो करते हो तो आप लोग कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होगे स्टूडेंट। इसलिए स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट, यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आप सभी को यहाँ पर एक पेपर लेकर आया हूँ। इस पेपर को मैं आप सभी को पूरा यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से सोल्यूशन करूंगा और आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप सभी का बोर्ड एग्जाम की कॉपी देखिए आप सभी की इस तरीके से रहेगी। तो समझिए यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है, जो स्टूडेंट आप सभी का जो हिंदी का पेपर है, अर्थात जो क्लास 10th है, जो क्या है क्लास टेंथ और क्लास 12th दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th हो गया और क्लास 12th स्टूडेंट, यदि आप सब देखते हैं कि क्लास 10th का जो हिंदी का पेपर होता है, ये कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। अर्थात इसका पूर्णांक कितना होता है? 70 नंबर होता है। और जो यहाँ पर क्लास 12th वालों का पूर्णांक होता है हिंदी में, कितने नंबर का होता है? 100 नंबर में। अर्थात इसका पूर्णांक कितना होता है? 100 अंक होता है। इस तरीके से पेपर होता है। स्टूडेंट, मैं आप सभी को जो भी यहाँ पर ट्रिक बताने वाला हूँ हिंदी में पास होने का ट्रिक, इस ट्रिक को यदि आप लोग फॉलो करते हो तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट यहाँ से 40 से 45 अंक जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है। इसी ट्रिक को स्टूडेंट बहुत सारे फॉलो कर अच्छा अंक लेकर आते हैं। इसके बाद आप लोग का जो क्लास 12th वाले हैं, इनका 100 नंबर का पेपर होता है। तो आप लोग इस ट्रिक को यदि फॉलो करोगे तो 70 से 75 अंक जरूर लेकर आओगे, क्योंकि ये ट्रिक आप सभी के लिए बहुत ज्यादा रामबाण होने वाला है। और आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा, मैं आप सभी को सारा ट्रिक बताऊंगा, सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर सोल्यूशन करके बताऊंगा। तो देखिए ये आपका ये चीज होता है। अब देखिए जो हिंदी में पेपर होता है आपका, जो पहला होता है वे क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। पहला क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। और जो दूसरा होता है सब्जेक्टिव। दूसरा क्या होता है? सब्जेक्टिव। इस तरीके से आपके दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए मैं आपको अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, फिर इसके बाद आप सभी को सब्जेक्टिव बनाऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो के एंड तक बने रहेगा। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में जो ट्रिक होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव में ट्रिक होगा, इसके लिए क्या फॉलो होगा समझिए। इसको कैसे आप लोग करेंगे कि जिससे आप लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है कि पहला जो यहाँ पर ट्रिक है, अर्थात स्टेप नंबर जो आपका पहला है, स्टेप नंबर 1 जो है, इसमें क्या करना होगा आप सभी को। यदि यहाँ पर समझिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में होता है उसमें 4 वहां पर ऑप्शन दिए होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया होता है, या फिर दूसरा दे सकता है, तीसरा, इस प्रकार से 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए होते हैं इस प्रकार से। या फिर आपका ए ऑप्शन दिया रहेगा, या फिर बी भी दे सकता है, और सी भी और डी भी, इस तरीके से ऑप्शन दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए यदि आपका स्टेप 1 कह रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से यदि ऑप्शन में दिख जाए कि इनमें से सभी, क्या दिखे? इनमें से सभी, तो ये क्या होगा आप सभी का? ये क्या होगा? ये आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको आप सभी को सही करना है। इसके बाद देखिए स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 कह रहा है कि यदि इन चारों ऑप्शन में से दिख जाए कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं दिखे, तो यहां पर देखिए क्या होगा कि यहां पर ये इसको आप लोग क्या करेंगे? राइट करेंगे। इसके बाद देखिए जो आप सभी का स्टेप नंबर 3 है स्टूडेंट, यहां पर देखिए स्टेप नंबर 3 में यदि आप सभी को इन चारों ऑप्शन में से दिखे कि पहला व दूसरा सभी, इस तरीके से दिखे सभी, अर्थात यहाँ पर पहला व दूसरा यहाँ पर लिखे दोनों, क्या लिखेंगे? यहाँ पर दोनों, इस तरीके से ऑप्शन में दिखे तो ये भी राइट होगा। या फिर ऑप्शन में ये भी दिख सकता है कि ए व बी दोनों, इस तरीके से भी ऑप्शन में दिख सकता है, तो ये भी क्या होगा? आपका राइट होगा। इस तरीके से आप सभी को ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करना होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट जो आपका स्टेप नंबर 4 है, स्टेप नंबर 4 आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% यहाँ पर क्या है, इस आप लोग जो यहाँ पर बता रहा हूँ आप सभी को, इसको आप लोग फॉलो करिएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इन चारों ऑप्शन में से यदि ये 3 ऑप्शन ना हो, अर्थात इन चारों ऑप्शनों में से ये 3 ऑप्शन ना हो, तो आप सभी को कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा?
तो समझिए यहाँ पर आप सभी को अधिकांश आप सभी को तीसरा वाला जो होता है यहाँ पर तीसरा, ये क्या होता है 100% क्या होता है, चांस इसका ज्यादा होता है, यही क्या होगा आपका राइट होगा। और यहाँ पर यदि आपका सी भी हो सकता है तो ये भी क्या होगा 100% क्या होगा, ये भी आपका राइट होगा। इस तरीके से आप सभी को एमसीक्यू प्रश्न को सॉल्व करना होगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए हम आपके बीच पेपर लेकर आए हैं, इस पेपर को मैं आप सभी को यहाँ पर इस एमसीक्यू को यहाँ पर सॉल्व करूंगा और आप सभी के सामने मैं इसका प्रूफ करके बताऊंगा कि देखिए मैं आपको जो भी यहाँ पर ट्रिक बताऊंगा ट्रिक फॉलो हो रहा है नहीं यहाँ पे स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट ये आपका पेपर है, इसमें देखिए एमसीक्यू जो प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो जो पर्दा कहानी के लेखक हैं वो कौन है, यशपाल। इसमें क्या हो गया, चौथा ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका ख नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो जो चिंतामणि है आपकी निबंध विधा की है। तो देखिए यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर ग नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास विधा की रचना है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी उपन्यास विधा की रचना है वो कौन सी है, यहाँ पर बाल बस की आत्मकथा, ये क्या है आपकी उपन्यास विधा की है। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो घ नंबर प्रश्न है क्या है, ओल्गा से गंगा की रचना के लेखक है। तो जो ओल्गा से गंगा की रचना का लेखक है और राहुल साकृत्यायन है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। इसके बाद देखिए आप सभी का जो यहाँ पर अंगन नंबर प्रश्न है करा कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है तो ज्योतिश्वर ठाकुर। अधिकांश आप लोग देख रहे हैं कि आपका तीसरा ऑप्शन जो हो रहा है वो अधिकांश राइट हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरे का क प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, राइट है, प्रेम माधुरी। इसके बाद देखिए ख नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है। तो जो रीतिकाल में कौन सा लिखा गया है, बिहारी सतसई। इसमें चौथा ऑप्शन क्या है, राइट है। इसके बाद देखिए ग नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि वैदेही वनवास के रचयिता हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय इसका पहला ऑप्शन राइट है। इसके बाद यहाँ पर घ नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना के नायक मनु है। तो जो आपकी कामयानी है इसमें नायक क्या है, मनु है। तो इसका देखिए तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। इसके बाद आपका अंगन नंबर जो प्रश्न है कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना छायावादी काल में रचित एक शोक गीत है। तो इसका देखिए सरोज स्मृति जो है ये आपकी क्या है, एक शोक गीत है, अर्थात इसमें भी क्या है आपका तीसरा ऑप्शन राइट है। देख रहे हैं कि स्टूडेंट आप सभी का इस पेपर में से जो भी एमसीक्यू है इसमें से कम यहाँ पर 90% आप सभी का तीसरा ऑप्शन क्या हो रहा है, राइट हो रहा है। तो इसलिए आप सभी को तीसरा ऑप्शन, यदि आप सभी को मैं वहां पर जो भी 3 ऑप्शन बताया हूं उससे ना दिखे तो आप सभी को तीसरा ऑप्शन क्या करना होगा, राइट करना होगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट आप सभी का अब यहां से देखिए एमसीक्यू आप लोग समझ गए। अब देखिए आप सभी का जो सब्जेक्टिव प्रश्न है अब उसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर पेपर में है आपका तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये क्या है आपका गद्यांश है। इस गद्यांश को देखिए अब यहाँ पर क्या है, इस गद्यांश को आप सभी को ट्रिक के माध्यम से करना है, अर्थात इस पेपर को पूरा ही आप सभी को ट्रिक के माध्यम से करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 प्रश्न दिए गए हैं, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग कैसे देंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए संदर्भ लिखने से पहले क्या होता है कि आपको इस गद्यांश को पता लगाना होता है कि ये किस पाठ से लिखा गया है और कौन लेखक इसको लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए यदि आप लोग समझिए, ये आपको यदि ना पता है कि ये कौन से लेखक लिखे हैं और कौन से पाठ से ये लिखित है, तो आप लोग को यदि क्लास देखिए जानते हैं कि क्लास 12th में जो है हिंदी में बहुत सारे चैप्टर हैं। यदि आपको जिस भी चैप्टर का नाम मालूम होगा या फिर उसके लेखक का नाम होगा, आप लोग उसकी सहायता से संदर्भ लिख सकते हैं आसानी से। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आप सभी को लिखकर बता रहा हूँ। जैसे आपका प्रश्नोत्तर संख्या कौन सा है, तीसरा। तो आप लोग हेडिंग में क्या डालेंगे, लिखेंगे हेडिंग में प्रश्नोत्तर संख्या 3। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नोत्तर संख्या 3। प्रश्नोत्तर संख्या प्रश्नोत्तर संख्या 3 तीसरा है प्रश्न संख्या। इसके बाद देखिए आप सभी को क्या करना होगा, यदि आप सभी को कोई भी प्रश्न ना आए तो आप सभी को प्रश्न को बहुत ही अच्छे से सजाकर लिखना होगा, जिससे क्या होगा कि एग्जामर आप सभी की कॉपी को देखेगा तो कॉपी क्या दिखेगी, सुंदर दिखेगी। और आप सभी का जो यहाँ पर जो भी प्रश्न लिखा रहेगा वो सुंदर में लिखा रहेगा, तो आप सभी को अच्छा नंबर दे सकता है स्टूडेंट। इस तरीके से आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या डालना होगा। इसके बाद देखिए अब क्या लिख रहे हैं आप, यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में आप लोग कौन सा कर रहे हैं, पहला अर्थात क नंबर प्रश्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क नंबर। क्या लिखेंगे यहाँ पर डालेंगे क, क्योंकि क वाला प्रश्न कर रहे हैं, क लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, वो संदर्भ लिखना है। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ। किस तरीके से, इस तरीके से डालेंगे संदर्भ, इस तरीके से संदर्भ डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। अब पाठ का नाम आप सभी को जो भी मालूम होगा वो आप लोग डाल सकते हैं। जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित, क्या लिखेंगे, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित इतना देखिए आप सभी को पहले करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आप सभी का जो गद्यांश है, यहाँ पर ये गद्यांश जो स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर अशोक के फूल से लिया गया है, अशोक का फूल, तो यहाँ से ये गद्यांश लिया गया है। यदि आप सभी को पाठ का मालूम नाम नहीं होगा तो आप लोग कोई भी पाठ का नाम डाल सकते हैं, और लेखक का भी नाम नहीं मालूम होगा तो आप लोग कोई भी लेखक का डाल सकते हैं। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्या है, गद्य खंड में संकलित, किस नाम से, अशोक का फूल, लिखेंगे गद्य खंड में संकलित अशोक का फूल, अशोक का फूल नामक पाठ से लिया गया है, क्या लिखेंगे, नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या लिखेंगे, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, द्विवेदी जी हैं। इस तरीके से देखिए आप सभी को लिखना होगा। यहाँ पर देखिए पाठ का नाम आप लोग अलग डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर आपके जो लेखक हैं, इन लेखक का भी नाम आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरीके से आप लोग करेंगे। इसके बाद देखिए जो आप सभी के यहाँ पर प्रश्न जो है, यहाँ पर ख नंबर क्या है आपका, कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो प्रश्न में क्या डालेंगे आप सब, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। पहले यहाँ ख नंबर है तो ख नंबर डालेंगे। अब रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से क्या करना होगा, आप सभी को हेडिंग बहुत ही अच्छे से डालना होगा। इस तरीके से आप लोग डालेंगे। अब देखिए इसमें आप सभी को जो यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यहाँ पर देखिए जो रेखा किया गया है, अर्थात जो ये रेखा किया गया है, इसी को आप सभी को, इसी यहाँ पर जो भी गद्यांश है, इसी गद्यांश को आप सभी को इसमें कम से कम 3 से 4 लाइन आप सभी को उतारना होगा, जिससे क्या दिखे कि आप सभी का एक गद्यांश के आधार अर्थात व्याख्या के अनुसार दिखे। तो इस तरीके से आप सभी को यहाँ पर उतार देना है। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए क्या है कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्यंतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। इस तरीके से आप लोग इसमें कुछ भी लिख देते हैं, इसी आप लोग गद्यांश को ही उतार देंगे तो भी आप सभी का क्या होगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ तक देखिए आप सभी को इस तरीके से करना है। इसके बाद देखिए आप सभी का जो अब यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न है, जो यहाँ पर चौथा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप सभी को सेम इसी तरीके से करना है। देखिए यहाँ पर प्रश्न कौन कौन सा दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है क्या, प्रश्न देखिए यहाँ पर है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश का संदर्भ मैंने जिस तरीके से आप सभी को बताए हैं उस तरीके से आप लोग लिखिएगा। यदि आपको लेखक यहाँ पर कवि का नाम नहीं मालूम होगा या फिर पाठ का नाम नहीं मालूम होगा तो आप लोग को जो भी मालूम होगा आप लोग उसको लिख सकते हैं। और रेखांकित अंश की व्याख्या इसी तरीके से करना है। जो भी क्वेश्चन है आप सभी को पद्यांश में से उसका आंसर लिखना होगा। इस तरीके से आप सभी को करना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है आपके अगला प्रश्न जो आता है यहाँ पर क्या है, अगला यहाँ पर पांचवा प्रश्न है। तो पांचवा प्रश्न आप लोग कैसे यहाँ पर कह रहा है कि क का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आप सभी को इनका क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। तो जैसे देखिए यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, जैनेन्द्र कुमार और प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिखूंगा। यहाँ पर कुछ याद नहीं तो आप लोग कैसे लिखेंगे, तो समझिए आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, 5 का क वाला है, क्या है इसमें पहला वाला है। तो आप लोग अपनी कॉपी में पहले डालेंगे। यहाँ पर किस तरीके से डालेंगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का कौन सा है, क। इस तरीके से आप लोग डालेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, आप लोग इंची की सहायता से ऐसे इसको खींच देंगे। जब स्टूडेंट आप लोग इस तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखोगे और इस तरीके से इस ट्रिक को आजमा कर अर्थात इस ट्रिक को पालन करके आप लोग अपने पेपर को सोल्यूशन करोगे तो कम से कम आप सभी को अच्छा नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। इस तरीके से आप लोग करेंगे। देखिए पहला वाला कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, क्योंकि आप कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का कर रहे हैं। देखें कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर,
मिश्र प्रभाकर। इस तरीके से आप सभी को पहले क्या करना है, हेडिंग इस तरीके से डाल लेना है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। तो अब देखिए आप सभी को इनका क्या करना है, साहित्यिक परिचय लिखना है। तो साहित्यिक परिचय पहले लिखने से पहले आप सभी को इनका संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। तो पहले देखिए आप लोग हेडिंग में डालेंगे संक्षिप्त परिचय। क्या लिखेंगे, संक्षिप्त परिचय। इस तरीके से डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय इस तरीके से डालने के बाद अब देखिए आप सभी को संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि आप सभी को यहाँ पर आप लोग कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे पहले नाम लिखेंगे इनका, किसका लिख रहे हैं, नाम लिखेंगे। फिर इसके बाद जन्म लिखेंगे, जन्म इनका कब हुआ था और कहाँ हुआ था। और यहाँ जन्म स्थान लिखेंगे, जन्म स्थान, जन्म स्थान। और क्या लिखेंगे, जन्म स्थान के बाद इनके क्या लिखेंगे, पिता का नाम लिखेंगे, पिता का नाम। पिता का नाम लिखने के बाद आप लोग इनकी प्रमुख रचनाएं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाएं। और क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आप लोग मृत्यु लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, मृत्यु। अब देखिए इतना आप सभी को सबसे पहले संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए इतना आप सभी को पहले शुरुआती में करना होगा। तो अब देखिए नाम क्या है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो क्या लिखेंगे, कन्हैयालाल, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए जन्म, अर्थात आप सभी को यहाँ पर क्या है कि इनका जन्म नहीं मालूम है कि कब हुआ था। तो आप सभी को इनका जन्म क्या करना होगा, 1800 से कुछ भी आप लोग कर दीजिए, 1837 इस तरीके से कुछ भी ईस्वी कर दीजिए, इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आपको नहीं मालूम है तो आप लोग 1837 कर सकते हैं, 1835, ऐसे कुछ भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। और जन्म स्थान इनका कुछ भी कर सकते हैं, जैसे मेरठ हमने लिख दिया, मेरठ आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बरेली कुछ भी लिख सकते हैं। क्या लिखे हमने, मेरठ उत्तर प्रदेश, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब देखिए पिता का नाम, पिता का नाम आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं तो आप लोग इनका लिख सकते हैं रमेश चंद्र प्रभाकर, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे रमेश चंद्र प्रभाकर हम लिख रहे हैं, रमेश चंद्र प्रभाकर। इसके इसके रिलेटेड आप सभी को लिखना है, इस तरीके से करना है, रमेश चंद्र प्रभाकर हमने लिख दिया। आप लोग कुछ भी नाम लिखिए, नहीं कि आप सभी को जो भी मालूम है वही लिख दीजिए। यहाँ पर आप सभी को इनका, तो आप सभी को साहित्यिक परिचय याद नहीं, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं। यदि आपको किसी भी लेखक का यदि कुछ भी कोई भी रचना मालूम होगा तो आप लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं निर्जा, निर्जा, यामा, इस तरीके से आप लोग कुछ भी रचना लिख सकते हैं। अब देखिए इनकी मृत्यु क्या करना है कि 1837 है, तो इनको 50 बरिस, अर्थात इनको 50 बरिस के बाद ही इनका क्या मृत्यु लिखिएगा। तो यहाँ पर 1837 है, तो आप लोग यहाँ पर 1900 ईस्वी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 1900 ईस्वी, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ तक देखिए आप सभी को इस तरीके से संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। फिर इसके बाद आप सभी को इंची की सहायता से क्या करना होगा, इस तरीके से इनको सजा देना है। किस तरीके, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आप सभी को संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद इस तरीके से करना होगा, जिससे क्या दिखे, एग्जामिनर को आपकी कॉपी क्या दिखे, सुंदर दिखे। इस तरीके से क्या करना होगा, संक्षिप्त परिचय आप सभी को लिखना होगा। इस तरीके से इतना कर दिए। इसके बाद देखिए अब क्या करना है आप सभी को, अब आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना है। तो हेडिंग में आप डालेंगे यहाँ पर साहित्यिक परिचय। क्या लिखेंगे, साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। अब देखिए साहित्यिक परिचय में क्या करना होगा आप सभी को, इनकी जो यहाँ पर आप लोग जो यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं, इसी को पूरा विस्तार में आप सभी को क्या करना है, लिख देना है। इसमें आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, इसी पूरे विस्तार में आप सभी को लिख देना है। आप लोग केवल इसी को लिखिए, आप लोग कुछ भी इसमें और ज्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, इनका साहित्यिक परिचय लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद आप सभी का अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर ख नंबर है। ख नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर देखिए जगन्नाथ रत्नाकर जी हैं और रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आप लोग को मैं जिस तरीके से यहाँ पर बताया हूँ, इसमें से आप लोग किसी भी कवि का उसी तरीके से लिख सकते हैं, इसी तरीके से लिखेंगे। इसके बाद देखिए अब अगला प्रश्न जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कह रहा है कि छठवां प्रश्न कह रहा है ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए लिखने के बाद आप लोग कैसे करेंगे, पहले यदि आप लोग ध्रुव यात्रा लिखोगे तो लिखेंगे आप लोग ध्रुव यात्रा का उद्देश्य, इस तरीके से लिखेंगे। कम से कम आप सभी को कहानी की तरह लिखना होगा, एक पेज अर्थात 1.5 पेज तक आप सभी को इसको लिखना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न जो है कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ क्या है आपका, ये खंड काव्य है। तो खंड काव्य के स्टूडेंट आप लोग को जो खंड काव्य जो भी आप सभी के जिले में होगा उस पर आप लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक फिक्स टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको तैयार जरूर करिएगा। इसमें कोई भी आप सभी को ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका एक फिक्स टॉपिक है और जरूर ही पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो आता है आप सभी का, अगला प्रश्न में क्या है,
यहाँ पर कह रहा है कि 8वां प्रश्न खंड ख में कह रहा है कि यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो देखिए हमने आपको जो यहाँ पर गद्यांश मैंने आप सभी को सोल्यूशन किया हूँ, अभी बताया हूँ ट्रिक से, तो उसी तरह से आप सभी को इसका भी संदर्भ लिखना होगा। पाठ का मालूम नाम नहीं होगा तो आप लोग पाठ का कुछ भी नाम डाल सकते हैं इस तरीके से। और इसका आप लोग अनुवाद कैसे करेंगे, यहाँ पर जो भी देखिए यहाँ पर शब्द आपको दिख रहा है, यह आपका संस्कृत में दिख रहा है, इसको पूरा आप लोग क्या करिएगा, हिंदी में कर दीजिएगा। पूरा आप सभी क्या करना है, हिंदी में कर देना है। इसके बाद देखिए आप सभी का जो यहाँ पर अगला है, यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का यहाँ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर भी आप सभी को क्या करना है, जिस तरीके से आपने किया उसी तरीके से आप सभी को करना होगा। तो स्टूडेंट आप सभी को इसी तरीके से पेपर को सोल्यूशन करना होगा। स्टूडेंट यहाँ तक देखिए आप सभी को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। इसके बाद देखिए आप सभी का जो अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्या है, अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश में क्या करना होगा आप सभी को, इसमें देखिए क्या करना होगा कि यहाँ पर आप लोग को, यदि ये देखिए ये आपका टॉपर जो स्टूडेंट होता है वे भी इस गद्यांश को नहीं पढ़ा होता है, इसलिए आप सभी को इसको यहाँ पर आप सभी को इस गद्यांश में से पढ़कर इसका आंसर देना होगा। इसके बाद देखिए अब जो आप सभी का यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, यहाँ पर अगला प्रश्न है स्टूडेंट की, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि यहाँ पर 12वां प्रश्न जो कह रहा है, 12वां प्रश्न कह रहा है कि शांत अथवा करुण रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण सहित परिभाषा बताइए। और यहाँ पर जो आपका अलंकार है चौपाई अर्थात सोरठा है, जो भी आपका यहाँ पर रस छंद अलंकार है। स्टूडेंट इसको देखिए आप सभी को मैट्रिक के माध्यम से अपने प्रमोद साइंस क्लासेस चैनल पर बता चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा और आप लोग जा करके देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है, यहाँ पर आप सभी को छात्रवृत्ति हेतु खाता खुलवाने के लिए बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। तो पत्र पर भी हम आप सभी को ट्रिक बता चुका है, इसका भी लिंक हम आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके बाद देखिए जो 14 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर देखिए निबंध आप लोग को लिखना है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर आपके 5 निबंध दिए गए हैं। इस निबंध का लिखने का ट्रिक भी हम आप सभी को बता चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हो स्टूडेंट तो आप लोग जाकर के देख लीजिए, इसका भी लिंक हम आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के देख लीजिएगा स्टूडेंट इस तरीके से जब आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में पेपर को सॉल्व करोगे तो अच्छा अंक लेकर आओगे। और स्टूडेंट यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।